20 साल के रिपोर्ट कार्ड की बुकलेट की जारी, बोफोर समेत 24 घोटालों का किया जिक्र। खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का किया ऐलान, 39 मेंबर में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी शामिल, मनमोहन और थरूर को भी जगह। हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा सिरमौर के बाद पहुंचे शिमला, शिव बावड़ी मंदिर और स्लाटर हाउस का लिया जायजा। पंजाब के 8 जिलों में बाढ़, तरनतारन में बांध टूटा, फिरोजपुर में भारत पाक बॉर्डर पर फिशिंग, फजिल्का में बीएसएफ की 3 चौकियां डूबी। शिमला में 7 दिन से लैंडस्लाइड में दबे 100, अब तक 17 डेड बॉडी मिली, 3 लापता। हिमाचल उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट। और उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, गंगनानी के पास यात्री बस खाई में गिरी, हादसे में 7 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। हादसे पर सीएम ने जताया दुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों में पुलिस का कोई भय नहीं रह गया है। आपको बता दें, बदमाश आए दिन लूट, हत्या, चोरी और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पुलिस केवल मूक दर्शक बनी हुई है। ताजा मामला उत्तरी पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके का है, जहां पर बीती रात पुलिस को चाकूबाजी की 3 पीसीआर कॉल मिली। चाकूबाजी की सभी घटना जनता मजदूर कॉलोनी की हैं, जिसमें एक व्यक्ति की चाकूबाजी से हत्या हुई और 2 अन्य गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, सभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश की बात में बात करेंगे अगली अहम खबर की। आपको बता दें, एक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन जारी है। रविवार को हुड्डा ने हिसार के सेक्टर 1 से 4 के ग्राउंड में अपनी ताकत दिखाई। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित कई समर्थक विधायक मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, हिसार में भूपेंद्र हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन। 76 की उम्र में दम अभी बाकी, समर्थक विधायकों और नेताओं को उम्मीद। प्रदेश में बदलाव की लहर। कांग्रेस 2009 विधानसभा चुनाव का दोहराएगी प्रदर्शन। हुड्डा का हिसार से विशेष लगाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव का अभी तकरीबन 1 साल का वक्त बाकी है। चुनाव की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सक्रिय है, तो वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पीछे नहीं है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए वो जनता से रूबरू हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पार्टी और विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, यही कि उनमें अभी भी पूरा दमखम बाकी है। रविवार को एक बार फिर हुड्डा ने हिसार में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए अपनी ताकत दिखाई। बता दें कि इस तरह का हुड्डा का यह प्रदेश का 9वां कार्यक्रम था। इससे पहले हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर इस कार्यक्रम के जरिए जनता से रूबरू हो चुके हैं। बहरहाल हिसार में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हुड्डा ने वायदों का पिटारा खोला और बताया कि उन्हें हिसार से विशेष लगाव है। बात हुई है, मेरी बहनें बैठी, भाई आज चूल्हा तो कोई करता नहीं, लकड़ी तो कोई इस्तेमाल करता नहीं, गैस पे लाए हैं गैस सिलेंडर, तो भाई कोई भी सिलेंडर गैस का उसकी कीमत 500 से रुपए ज्यादा नहीं होगी। मेरी बहनों को बताया और हमने अपनी सरकार के समय में 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए, हजारों मकान बना के दिए। इनने सारी स्कीम बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर वही
दलितों के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए 100-100 गज के प्लॉट देना शुरू करेंगे सबको, क्योंकि 8 लाख प्लॉट हमने चिन्हित किए थे, 3,82,000 दे चुके थे, इनने एक प्लॉट दिया हो तो बताओ भाई। हिंदुस्तान में किसान को फसली ऋण पे 4% से ज्यादा ब्याज नहीं लगेगा, और ये हो रहा है। आज हम कह के जा रहे हैं, जो BCA हैं, लोहार हैं, भाई बढ़ई का काम करते हैं, कुम्हार हैं, ऐसे बहुत जो कारीगर हैं, जैसे हमने उनका वो भी बनाया था, माटी आयोग बनाया था, सैनी आयोग, सैन भाई हैं मेरे, इन सबको जो हाथ के कारीगर हैं, उनको जो भी कर्ज होगा उस पर 5% से ज्यादा लोन नहीं देना पड़ेगा, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके, BCA आगे बढ़े। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी प्रदेश की मनोहर लाल सरकार पर जमकर बरसे। बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। दीपेंद्र ने कहा कि लोग ये सरकार नहीं बनाना चाहते थे। हिसार के 9 विधायक लाइन लगाकर भाजपा की शरण में खड़े हैं। कार्यक्रम में आए भीड़ को दीपेंद्र ने प्रदेश में बदलाव की लहर बताया। पहला संकल्प कि इनके अहंकार को, पहला संकल्प कि बीजेपी के अहंकार को, इनके घमंड को तोड़ेंगे। इनके अहंकार को तोड़ोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके इनके घमंड को तोड़ो। दूसरा संकल्प, जेजेपी के विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से, विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से देंगे। देंगे कि नहीं देंगे, एक बार हाथ खड़े करके। और भाई तीसरा संकल्प, उसमें मैं भी शामिल हूं। मुझे पता है, अभी कह रहे थे जयप्रकाश जी कि हरियाणा के 15 सांसद है, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 बीजेपी के। मैं हो सकता है इनके निशाने पे हूं, लेकिन ये भी मेरे निशाने पे हैं। और जब तक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा वासियों का इतना अपमान किया हो, हरियाणा के विकास का इतना नुकसान किया हो, हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीब को महंगाई दी हो, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, ये सरकार जब तक हरियाणा की सत्ता से बाहर नहीं होगी, आप अगर साथ दें तो दिनों रात मेहनत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप साथ हैं, आप साथ देंगे? हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान प्रदेश के खट्टर पर तो निशाना साधा ही, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी तरकश के तीर छोड़े हैं। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा और फर्जीवाड़े पर सवाल उठाए। जिस तरह से इस मोदी सरकार ने प्रदेश को हमें धोखे में रखा, आज वो किस कसौटी पर खरे उतरे हैं। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी 2022 तक दुगना कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी लगा देंगे। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर घर में आ जाएंगे। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम हो जाएगी। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर जो काला धन है वो देश के अंदर आ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल में चलते हैं वो हवाई जहाज में चलने का काम करेंगे। आज क्या इनसे क्या मांगने, इनसे क्या जवाब मांगने की आवश्यकता नहीं है कि आज महंगाई कहां पर है। आज राहुल गांधी ने इनके भ्रष्टाचार को जब उजागर किया, राहुल गांधी ने इनको लोकसभा में ललकारा कि बताइए कि तुम्हारे पास अदानी से क्या रिश्ता है। इनके पास कोई जवाब नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिसार लोकसभा क्षेत्र हरियाणा का ऐसा क्षेत्र है जहां की 9 विधानसभा सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक ही सीट जीत पाई थी, लेकिन पिछले साल कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने और उपचुनाव में उनके बेटे भव्य बिश्नोई की जीत के बाद कांग्रेस का हिसार जिले और लोकसभा दोनों में कोई विधायक नहीं रह गया। अब विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए हुड्डा उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस 2009 विधानसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराने में कामयाब होगी। के न्यूज के लिए हिसार से अमित मेहता की रिपोर्ट। अब बात अगली अहम खबर की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अंबाला शहर के मॉडल टाउन में जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित जैन ने कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। उन्होंने राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए
कंप्यूटर युग की शुरुआत की थी, जो आज के युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है। उनकी याद में अंबाला कांग्रेस ने मॉडल टाउन में नए कांग्रेस भवन का उद्घाटन करते हुए उन्हें समर्पित किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश खजांची रोहित जैन ने कहा कि आज जनता ने प्रदेश में कांग्रेस को लाने का मन बना लिया है, क्योंकि जनता मौजूदा सरकार की तानाशाही नीतियों से तंग है। उन्होंने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर वर्ग के लोगों के पास जाएंगे और उनकी समस्याओं का निदान करवाने में मदद करेंगे। आज राजीव जी का जन्मदिन है। इस भारत देश में उन्होंने कंप्यूटर युग की स्थापना की, पंचायती राज सिस्टम मजबूत किया। आज उनको नमन करते हुए आज ये कार्यालय खोला गया है। कांग्रेस की नीतियों का प्रचार रहेगा यहाँ से, और जो कांग्रेस के जो आम जनता को समस्या होगी वो यहाँ बैठ के हम लोग सब मिलकर एक टीम की तरह उसको दूर करने का कार्य करेंगे। और खबरों के बीच बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। पशुधन मंत्री का रास्ता रोकने वाले किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रास्ता रोकने वाले किसानों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, 90 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने दर्ज कराया है मुकदमा। बात अगली खबर की। मेयर मदन चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से वैध की गई यमुनानगर की 92 अवैध कॉलोनियों की सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी थी। जल्द ही सभी कॉलोनियों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य होने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की वैध सभी कॉलोनियों के लिए 500 करोड़ का बजट पास किया है। नगर निगम क्षेत्र की कुछ माह पहले 35 कॉलोनियों में नियमित हुई थी ये कॉलोनियां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 92 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हुए कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने आभार जताया है। कॉलोनी में पहली बार 21 कॉलोनी टाउन प्लानिंग की नियमित की गई हैं। 71 कॉलोनियां नगर निगम क्षेत्र की हैं। सबसे अधिक रादौर विधानसभा की और यमुनानगर व जगाधारी विधानसभा की एक समान है। मेयर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 435 कॉलोनियों को नियमित किया है। कॉलोनी में सड़क, निकासी, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अवैध होने के कारण पहले इन कॉलोनियों में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इनमें सभी प्रकार के विकास कार्य किए जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आपको बता दें, बावल विधानसभा के गांव छुरियावास, डवाना और लालपुर में जनसभा कर जन संवाद कार्यक्रम किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याएं जानी और गांव की समस्याओं का निदान करने के लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गांव में जलभराव को रोकने के लिए पानी की निकासी कैसे हो, इसके लिए अधिकारियों से बात की है और गांव की मुख्य समस्याओं को प्रायोरिटी पर रखते हुए उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के आदेश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी एकता नहीं हो सकती। कांग्रेस में सभी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं। चुनाव आने तक यह सब अलग अलग हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने नूह में सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। कुछ शरारती तत्वों के कारण अहिंसा हुई, लेकिन जांच हो रही है। अब जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। देखो, काफ़ी दिनों से हम गांव में जाकर हर गांव में लोगों की समस्या सुन रहे हैं और जो भी उनकी समस्या है, जो भी उनके विकास के कार्य हैं, उनकी जो है एस्टिमेट वगैरह वो लेते हैं ताकि उनका काम समय पर पूरा करवाया जा सके। और गांव के लोगों को हमने ये भी कहा कि जो प्रायोरिटी के काम वो सबसे पहले करवाएं और ख़ासकर जो गाँव के अंदर गंदगी और पानी का जो जल भराव है उसको रोकने के लिए पानी की निकासी कैसे हो, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाए ताकि गांव में साफ़ सफाई रहे। तो इन सब सारी चीज़ों का हम गांव में लोगों से डिमांड जो आती है वो लेते हैं और उनका काम पूरा करवाते हैं। हम रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस से विधायक चिरंजीव राव ने कहा है कि सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में ही है। केंद्र से लेकर राज्यों में बीजेपी पिता पुत्र या पुत्री को टिकट देती आई है। उन्होंने परिवारवाद की राजनीति पर केंद्रीय
राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद वो हैं जो राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। ये भाजपा को देखना चाहिए कि आरती राव का संगठन को मजबूत करने में क्या योगदान रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के मौके पर रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही वृद्ध आश्रम और आस्था कुंज में फल वितरित किए। विधायक ने कहा कि भारत में कंप्यूटर लाने वाले राजीव गांधी थे और आज उन्हीं की वजह से भारत IT सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, आप एक बात बताइए, आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्हीं की जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनके पिता पुत्र राजनीति के अंदर हैं। आप देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनको राज्यसभा दिया गया, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, उनके बेटे को लोकसभा की टिकट दी गई। अनुराग ठाकुर जी को आप देख लीजिए, उनको टिकट दी गई। आप देखिए, आपके जो राजनाथ सिंह जी है उनको टिकट दी, उनके पुत्र को टिकट दी। आज सिंधिया जी, जिनको ये कहा करते थे परिवारवाद के अंदर वो है, उनको लिया उन्होंने। तो परिवारवाद सबसे बड़ा अगर कहीं है तो वो बीजेपी के अंदर है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लाडवा थाना में कार्यरत हेड कांस्टेबल रवि कुमार को कुरुक्षेत्र व करनाल विजिलेंस की संयुक्त टीम ने 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें, विजिलेंस के पदाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विजिलेंस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें लाडवा थाने में मुकदमा दर्ज था। उसमें हेड कांस्टेबल रवि कुमार शिकायतकर्ता से एक्सीडेंट के केस में रिपोर्ट के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने एक संयुक्त टीम बनाकर हेड कांस्टेबल रवि कुमार को 13,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। 17 तारीख को इन्होंने मेरे पर पर्चा दर्ज कर दिया जी। पर्चा दर्ज कर दिया जी, इन्होंने अपनी डिमांड करनी स्टार्ट कर दी जी। कोई बात नहीं जी, मैंने सोचा चलो बाद में देखेंगे। 17 को मेरी गाड़ी की जमानत नहीं हुई जी, सुपरदारी 18 को नहीं हुई जी, 19 को नहीं हुई जी। तो फिर मैंने 19 तारीख को अपना मन बनाया भी चलो ऐसे अफसर से कैसे निपटा जाए। तब मैंने ऐसे कदम उठाए जी। जैसे जी इंस्पेक्टर संदीप जी से मिला हूँ विजिलेंस में, फिर उन्होंने मेरी बात सुनी जी और बहुत बहुत धन्यवाद जी उनका। उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा काम कराया जी। हम भी यही चाहते हैं भी कोई भी अफसर हमको नाजायज तंग ना करे। यदि हमारे विजिलेंस में ऐसे अफसर पाए जाएं तो हो सके आने वाले टाइम में कोई रिश्वत के लवादोरा खड़ा भी ना हो जी। कितनी रिश्वत ली आपने? रिश्वत जी इन्होंने 20,000 मांगनी स्टार्ट करी थी जी। 13,000 में हमारी डन हुई थी जी। पहले उन्होंने 20 कहा, फिर 15 कहा जी, फिर 13,000 रुपये में डन हुई थी हमारी। अच्छा जी, हमारे पास एक शिकायत आई थी लाडवा थाने के अंदर, नहीं एक मुकदमा दर्ज था 330 नंबर एक्सीडेंट का। तो उसमें मुद्दई से अपना जो हेड कांस्टेबल था रवि कुमार, वो ये कह रहा था मैं आपके नहीं मैकेनिक रिपोर्ट के और अन्य कागजातों के लिए मेरे को मान पैसे दो। तो इस डिमांड पर उसको नहीं रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया। कितनी रिश्वत? 13,000 रुपए जी। पहले भी उसने पैसे लिए? पहले ऐसा कोई नहीं, पहले पैसे की कोई डिमांड नहीं थी उसकी जी। यही 13,000 रुपए थे। ये किस किस टीम ने जो ऑपरेशन को? ये करनाल ACB और इंस्पेक्टर संदीप कुमार और इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ACB कुरुक्षेत्र ज्वाइंट रेड से इसको कामयाबी हासिल मिली है। आपका नाम सर? प्रवीण कुमार जी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने कोसली विधानसभा के जाहिदपुर में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण सड़कों पर काम नहीं हो सका है, लेकिन अब मानसून भी खत्म हो गया है। सड़कों का ही नहीं, हर क्षेत्र में विकास को गति देने का काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा सारे काम करवाए जाएंगे और जो भी काम केंद्र के जिम्मे हैं वो भी जल्दी पूरे होंगे। 2024 के चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा तो हर रोज चुनाव लड़ती है, क्योंकि 2020 में जब चुनाव नहीं थे और कोविड काल चल रहा था तब विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आया, लेकिन भाजपा ही थी जिसने न केवल भारत के लोगों को बल्कि विदेशों को भी वैक्सीन पहुंचाकर एक बड़ी त्रासदी का मुकाबला किया। 2024 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जिसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। जोर से बोलिए भारत माता की भारत। आज का जो है कार्यक्रम ये था लोगों से मिलने के लिए। गुड़ियानी में प्रोग्राम था, कबीर पंथियों ने अपने आश्रम में प्रोग्राम रखा था। उसके बाद बरथला में कई गांवों के आपस में जो है लोग इकट्ठे हुए, सरपंची साहिबान, और ये था भी सबकी बात सुन ली जाए।
सबकी बात सुन करके जो मेरे से हो सकता है एमपी डेवलपमेंट से उससे करेंगे, जो हरियाणा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से वहाँ करेंगे। कुछ जो काम है, कुछ केंद्र सरकार के भी काम थे, उसी हिसाब से सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ कामों में थोड़ा समय लगता है, देखते हैं सारे कामों को बढ़ाएंगे आगे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा का साया शुभ मुहूर्त में बंधवानी होगी राखी। आपको बता दें, ज्योतिष आचार्य ऋषभ बोले हैं कि भद्रा का अशुभ फल को फलित न होने के लिए उचित समय में रक्षाबंधन राखी बंधवाएं या फिर इसका उचित उपाय करें। भद्रा के अशुभ फल से बचने के लिए 5 हरी इलायची का दान कर मनवांछित समय में राखी बंधवाना उचित रहेगा। ज्योतिष आचार्य ऋषभ वत्स से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मुहूर्त को लेकर दुविधा की स्थिति है, क्योंकि रक्षाबंधन पर भद्रा काल का असर रहेगा। हालांकि रक्षाबंधन पर्व 30 व 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ समय 31 अगस्त को सूर्य उदय से सुबह 7:06 तक रहेगा। हालांकि 30 अगस्त रात्रि 9 बजे से भद्रा का प्रभाव क्षीण हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। रक्षाबंधन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब भी कभी जैसे राजा महाराजाओं युद्ध में जाते हैं या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो हिंदू समाज के पुरुष वर्ग बाहर निकलते थे, तो वो जो घर की महिलाएं हैं तो उनसे उनको एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और यहाँ पर क्या है कि सावन के महीने का ये अंतिम दिन होता है। सावन के महीने में आयुर्वेद के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से हर चीज़ की मनाही है। नया काम नहीं कर सकते, शादी ब्याह नहीं कर सकते, कोई नया घर से बाहर निकलने के कार्य जो हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए जाते हैं पानी की वजह से, क्योंकि चारों तरफ पानी होगा। प्राचीन समय में भी ऐसा ही होता था। तो रक्षा सूत्र जो बहनों के द्वारा अपने भाइयों की रक्षा के लिए ये जो बांधा जाता है, ये सावन महीने का अंतिम दिन होता है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। महेंद्रगढ़ से हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक के बैनर तले एससी समाज और हजरस के लोगों द्वारा अपने हकों और अधिकारों के लिए करनाल में रैली की जा रही है। एससी समाज और हजरस के लोग करनाल में प्रतिनिधित्व पाओ रैली में शामिल होने के लिए बस के द्वारा रवाना हुए हैं। आज हमारे समाज की जो हजरस अगवानी कर रहा है, हमारे समाज के रैली करनाल में बहुत बड़ी रैली हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे समाज से संबंधित अनेक मांगे हैं। 4th क्लास से 1st क्लास तक रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन जो सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने 2 बार घोषणा की है, लेकिन उसका गजट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है। दूसरा, जो बैकलॉग है 4,500 के लगभग, उसको भरा जाए। बार बार सरकार घोषणा करती है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जाए। हमारे जो स्कूलों में चिराग योजना लागू कर रही है, जो स्कूल बंद कर रहे हैं, एससी बीसी के जो छात्राएं जो आते हैं उनको प्राइवेट में भेज रही है सरकार, उसको इसका हम विरोध करते हैं। ये चिराग योजना बंद की जाए। 2006 से लगातार संघर्ष चल रहा है। एक तो एससी कर्मचारियों का बैकलॉग जो कि 35 और 40 हज़ार के लगभग हरियाणा में पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार से बार बार हम मांग कर रहे हैं इसको बैकलॉग पूरा किया जाए। जब से हरियाणा बना है 1966 से क्लास 1 और 2 में हरियाणा में प्रमोशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। ये हमारी मांग है। एक कौशल रोजगार जो हरियाणा सरकार अब नई स्कीम लेके आई है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि बाबा साहब हमें 20% का अधिकार देकर गई। चिराग योजना जो सरकार लेके आई, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, और यह तस्वीरें हरियाणा के रेवाड़ी से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 स्थित दिल्ली जयपुर राजमार्ग की हैं। आपको बता दें, जहां औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा से लेकर राजस्थान सीमा के जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर तक सड़क से 50 और 100 मीटर की दूरी पर शराब के ठेकों और शराब ठेकों के होर्डिंग्स की भरमार लगी हुई है, जो आए दिन सड़क हादसों का कारण बनते हैं। ऐसा
करके शराब ठेकेदार न केवल आबकारी नीतियों का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की भी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन संबंधित विभाग भी सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बना हुआ है, जो बड़ा सवाल है। मेरा सरकार से यही निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि शराब के ठेकों की दूरी है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 220 मीटर पे होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कोई 100 मीटर पे है, कोई 50 मीटर पे है। बड़े बड़े शराब के ठेकेदारों ने होल्डिंग लगा रखे हैं। इससे आने जाने वाले ट्रैफिक को, जो दारू के जो कस्टमर है वो मैन बीच सड़क पे गाड़ियां रोक देती हैं। पीछे से जो गाड़ी आती है उसको पता नहीं रहता है, एक्सीडेंट होने का ज्यादा अंदेशा रहता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 220 मीटर का, उसके आदेश की पालना की जाए और उसी के आधार पे ठेके हाईवे से 220 मीटर की दूरी पे तय किए जाएं। रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा कोसली का हर इलाका कमजोर नेतृत्व के कारण हमेशा विकास के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया और आज यहां के हालात बद से बदतर हैं। लेकिन 2024 में भाजपा से चुनाव लड़ूंगा और मौका मिला तो कोसली की काया पलट करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, यह कहना है पूर्व मंत्री जगदीश यादव का। लेकिन विडंबना देखिए, उन्हीं के कार्यकर्ता बैठक में अपने नेता जगदीश यादव को सलाह दे रहे हैं कि वह भाजपा से नहीं कांग्रेस से चुनाव लड़ें, वह उनके साथ हैं। पूर्व मंत्री जगदीश यादव के कार्यकर्ताओं ने उन्हें दो टूक शब्दों में समझाया कि अब भाजपा के प्रति लोगों की आस्था कम हो रही है, इसलिए वह कांग्रेस का दामन थाम लें। लेकिन नेताजी अड़े हैं भाजपा से चुनाव लड़ने पर। अब देखना होगा कि नेताजी के ऊंट आने वाले 2024 के चुनाव में किस करवट बैठते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गुरुग्राम से। सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रविवार को शहर के स्टार बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता एल्विस यादव का सम्मान किया गया। बता दें कि एल्विस विजेता बनने के बाद पहली बार गुरुग्राम आए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं एल्विस को उनकी सफलता पर बधाई देने के लिए मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर भी एल्विस को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए घोषणा की है। इस वर्ष इंडियाज गोट टैलेंट यानी IGT की तर्ज पर 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर हरियाणा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रदेश की 10 मेधावी युवा शक्ति को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एल्विस यादव व उनके परिजनों का सम्मान कर उन्हें आश्वस्त किया कि एल्विस यादव की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार हर संभव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एल्विस व उनके माता पिता को बिग बॉस की विजेता ट्रॉफी भी भेंट की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अजीतवाल थाना मुखी गुरमेल सिंह ने थाने में एक अलग तरह का ही मुहिम शुरू की है। उन्होंने प्रण लिया है कि वह थाना अजीतवाल के अधीन पड़ने वाले गांवों को नशा मुक्त करेंगे। वहीं उनके द्वारा थाना अजीतवाल के अधीन पड़ने वाले सभी गांवों में जाकर जहां गांववासियों के साथ मीटिंगें की जा रही हैं ताकि ग्रामवासियों के सहयोग से गांव को नशा मुक्त किया जा सके। वहीं उनके द्वारा यह अपील भी की गई है कि जो युवा लोग नशे के दलदल में फंस चुके हैं, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, वह युवा उनके पास आएँ और उनका सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम के तहत फ्री में इलाज करवाएं। वहीं उन्होंने नशा बेचने वालों को भी सख्त चेतावनी दी कि जो लोग नशे का कारोबार करते हैं वो इसको बंद कर दें। अगर कोई नशा बेचता पकड़ा गया तो भले वो कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भी अपील की जा रही है कि लोगों को साथ देने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि पंजाब में नशे के कोड़ को बाहर किया जा सके, खत्म किया जा सके। थाना अजीतवाल ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਢ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮੁਕਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ।
ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब सरकार की ओर से आपको बता दें, कुएं, नहरों और छोटी नहरों की सफाई करवाने के लिए जहां कई यत्न किए जा रहे हैं, वहीं कुछ ड्रेन ऐसी भी हैं जहां सफाई न होने के कारण उनमें दरार पड़ गई है। वहीं आज उस समय एक और नहर में भारी दरार पड़ने के कारण लगे आना गांव की काफ़ी फसलें पानी में डूब गईं। वहीं कई एकड़ धान की फसलों को भी नुकसान हुआ। वहीं खेतों में कई फीट पानी भर गया। ਰਾਤ ਟੁੱਟਿਆ। ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 4:30 ਵਜੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰ 5:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੂਏ ਦੀ ਜੀ, ਜਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਵਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੂਆ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਝੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਗਰੋਂ। ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤਬਾਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਸਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ 300-400 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब का मशहूर गांव कोकरी कला, जिसकी पहचान अलग ही है। इस गांव के जहां नौजवान देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होते हैं, वहीं देश की आज़ादी के लिए इस गांव का पूरा योगदान रहा है। वहीं इस गांव में तीज का त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां पर मुटियारों द्वारा गिद्दा, बेलिया और अन्य कई रंग बिरंगे प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। वहीं इस तीज क्वीन, गिद्दा क्वीन और अन्य कलाओं पर पेश करी की गई है। आपको बता दें, पेश करी करने वाले महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है। से कांग्रेस कार्य समिति की घोषणा हुई है। वरिष्ठ नेता तामध्वज साहू, सांसद फूलो देवी शामिल हुई हैं। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्य समिति की घोषणा हुई है। विधानसभा के मद्देनजर कार्य समिति की ये घोषणा हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। अतिक्रमण के खिलाफ एसडीएम, आपको बता दें एडीएम शिव कुमार बरनवाल के नेतृत्व में वेरीनाग राईआगर पांखू क्षेत्र में प्रशासन ने अभियान चलाया है। एनएच, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग सहित सरकारी जमीन पर 2 दर्जन कच्चे और पक्के अतिक्रमण को जेसीबी मशीन और मजदूरों के माध्यम से हटाया गया है। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। प्रभावी निरीक्षक बेरीनाग प्रभात कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें, अभियान में तहसीलदार कुंदन नयाल, रेंजर चंदा मेहरार, एनएच और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
यार ये सीजीबी वो अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस के रूप में महासमुंद के हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों, किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों और पशुपालकों साहू जी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री तानुभर साहू जी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब रुक करेंगे अगली खबर का। एसडीएम सुश्री रचना शर्मा ने तहसीलदार दीपक शुक्ला के साथ शासकीय मॉडल स्कूल का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें एक कक्षा में जाकर बच्चों से बात की है और पढ़ाया भी है। शैक्षणिक गतिविधियों के लिए तैयार किए गए सुसज्जित कक्षों, स्पोर्ट्स रूम, अटल लैब, मेडिकल रूम, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, पुस्तकालय, संगीत कक्ष, मैथ लैब, कंप्यूटर लैब आदि की बारीकी से निरीक्षण किया है। सभी प्रकार के कक्ष बहुत सुंदर और व्यवस्थित थे। इलेक्ट्रॉनिक लैब में रखे 3D प्रिंटर और दूरदर्शी को देखकर एसडीएम बहुत ही प्रसन्न हुई। प्रिंटर से बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल की भी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बच्चे यहां रोबोटिक्स पर भी काम कर रहे हैं। तहसीलदार तथा एसडीएम ने लैब की देखरेख में खुद आगे बढ़कर मदद करने का आश्वासन भी दिया। बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में भी आ रही परेशानियों को जानने की भी कोशिश की। देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से है। गंगा के पानी से दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं। आपको बता दें पानी के तेज बहाव से सड़क, स्कूल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें मार्ग, पुल लगातार टूट रहे हैं और जल स्तर से गांव का संपर्क लगातार टूट रहा है। तो गंगा के जल स्तर बढ़ने से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों का संपर्क इस दौरान टूटा है। और यहाँ पर बनियो फल भाई यार तो रुकाओगे ना लंबी अगली खबर कानपुर से है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस क्लब संस्थापक सदस्य पत्रकार प्रवीण दीक्षित की जयंती के अवसर पर कानपुर महानगर के महापौर प्रमिला पांडे ने दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार शिव स्वरूप अवस्थी शिवा को पत्रकारिता के द्वारा की गई सामाजिक सेवाओं के लिए वर्ष 2023 का प्रवीण पत्रकार पुरस्कार प्रदान किया। आपको बता दें प्रवीण शोध संस्थान द्वारा आयोजित सनातन एकता पक्ष एवं विपक्ष विषयक गोष्ठी में द मॉरल के प्रधान संपादक शिव शरण त्रिपाठी ने कहा कि सनातन धर्म जाति या मजहब आधारित न होकर संपूर्ण मानव जाति के हित की अवधारणा है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा ने कहा कि हमें सनातन धर्म को आडंबर और अंधविश्वासों से बचाकर रखना है। वहीं हरिभाऊ
खांडेकर ने कहा कि नवीनता का स्वागत होना चाहिए किंतु प्राचीनता का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। सक्षम संस्था के राष्ट्रीय युवा प्रमुख सचिन पांडे ने युवकों को एकता और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त अभियान के तहत युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम में प्रेस क्लब से के संरक्षक सरस वाजपेयी ने सभी का अभिवादन और धन्यवाद किया। कार्यक्रम में शिव सहाय मिश्रा, मुर्तजा अली खान, दीपक सिंह यादव, विनोद दीक्षित, पंडित दीक्षित, पत्रकार डॉक्टर मधु प्रधान, शैलेश अवस्थी, रामजी त्रिवेदी, भारतेंदुपुरी, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, कवि मोहन लाल गौतम, कांग्रेस नेता राजेश सिंह, ज्ञानेंद्र कुमार मिश्र, आदित्य, कमलेश आदि लोग उपस्थित रहे। जब रिजल्ट आ गया, जबकि हमारा अगली खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर विशाल खंड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में श्रद्धांजलि सभा एवं एक दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया ने दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया। श्रद्धेय कल्याण सिंह के जीवन चरित्र पर आधारित चलचित्र का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर गुप्तार घाट के महंत आचार्य मिथिलेशानंद नंदनी शरण जी ने कहा कि कल्याण सिंह जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आस्था को राजनीति के ऊपर रखा था। आज जो हम अनुकूल वातावरण भोग रहे हैं वो कल्याण सिंह की ही देन है। समस्त नेताओं को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। उन नेताओं को जनता के लिए खड़ा होना चाहिए, न कि सत्ता बचाने के लिए, और कल्याण सिंह जी ने इसे सार्थक भी किया है। आज कल्याण सिंह को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने मूल्य आधारित राजनीति की, शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसके लिए कानून बनाया। जिस संगठन में रहे जन्म से जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि हम अपने राष्ट्रवाद के लिए, अपने संस्कृतवाद के लिए हमें जो मिली जिम्मेदारी उसे पूरा करने के लिए, और उन्होंने उसे पूरा किया। त्याग क्या शब्द होता है, जो उन्होंने सत्ता त्यागा, मुख्यमंत्री पद त्यागा, तो त्याग की परिभाषा अगर सीखा जाए तो कल्याण सिंह से आज के उस दिन उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने याद किया। बात करेंगे अगली खबर की। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की कवायद सियासी गलियारों में तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने के फैसले से खुश है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से बात की हमारे संवाददाता ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी को अमेठी से लड़ाने की चर्चा तेज हो गई है। इसी पे बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी को एक चर्चा है कि अमेठी से फिर से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो फिर से इस पे अमेठी वापस आएंगे? अमेठी की एक एक जनता का नुमाइंदा, पूरी जनता, उत्तर प्रदेश का पूरा कांग्रेस जन, समस्त लोग ये चाहते हैं श्री राहुल गांधी जी अपने घर से अमेठी से चुनाव लड़े। अमेठी उनका घर है, 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। हर शख्स चाहता है कि वो चुनाव लड़े और स्मृति ईरानी जी के झूठ को, छल को, कपट को, प्रपंच को, और जो उन्होंने निर्लज्जता पिछले 5 सालों में की है अमेठी से लेके संसद तक, उसका करारा जवाब उन्हें मिले। लेकिन चुनाव लड़ने का फैसला श्री राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी को और CWC को करना है। हम कांग्रेस जनों का तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो चुनाव लड़े। ये हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी थे। के न्यूज के लिए लखनऊ से अरमान आसिफ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा जनपद में समाप्त हुई पहली पाली की सीटेट की परीक्षा के दौरान DPS स्कूल में महिलाओं के उतरवाए गए बिछिया, चूड़ी, कलावा, मंगलसूत्र, तोड़ियां, जिसको लेकर महिलाओं में नाराजगी देखने को मिली। महिलाओं का कहना है कि हिंदू धर्म में ऐसा कहीं नहीं होता है जैसे कि आज इस परीक्षा सेंटर पर हुआ। इस पूरे मामले में परीक्षा से जुड़े संबंधित अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए।
सीटेट का एग्जाम था, इन्होंने हमारे सारे गोल्ड लिखा था, उसमें गोल्ड की ज्वेलरी निकाली, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि एक शादीशुदा महिला की बिछिया भी निकलवा लिए जाए। ये निकालना, मंगलसूत्र भी नहीं पहनते हैं हम, नहीं है वो नहीं, कोई नहीं पहनता, लेकिन बिछिया तो हर एक लेडीज पहनती है ना, वो तो एक ही बार उतरते हैं ना, तो उन्होंने यहाँ निकलवा लिए। नहीं, रूल्स आर रूल, ऐसा कैसा रूल्स है बताइए आप। कुछ नहीं, यहाँ पे सुहाग से जुड़ी हर चीज उन्होंने उतरवा दी, बिछिए वगैरह, चलो उसमें लिखा था गोल्ड वगैरह नहीं पहनना, लेकिन बिछिए कहाँ लिखा है? किसी भी स्कूल में बिछिए वगैरह नहीं उतरवाई है। उन्होंने मेरे सारे बिछिए वगैरह सबके लेडीजों के सब कुछ उतरवा दिया लोगों ने। देख रही इस पूरे फैसले को? मुझे तो क्या बताऊं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पर सभी बिछिया चूड़ी सब कुछ उतरवा दिया गया। गोल्ड के लिए मना किया था कोई बात नहीं, लेकिन बिछिया क्यों उतरवाया गया? हाँ, सब पहने थे। हमने गेट से बोला था मैम को कि मैम आप पहने हुए, बोले आप एग्जाम देने आई हो, आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो क्या ये सर यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीटेट का एग्ज़ाम था, तो यहाँ पर जो है शादीशुदा महिलाओं के चूड़ी बिछिया सब उतरवाए गए, जबकि ये हिंदू सनातन संस्कृति में शादीशुदा महिलाओं का सुहाग का प्रतीक होता है। बाकी है चैन है वगैरह जो भी है, पायल वगैरह उतरवा लो, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ के स्टाफ ने शादीशुदा महिलाओं के बिछिया भी उतरवा दी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में भाई ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर अपने सगे भाई की निर्मम हत्या कर डाली। हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार के साथ तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कोतवाल प्रवीण सोलंकी ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, खून से लथपथ कपड़े बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने हथियारों को, जो भी रात में हत्या करने के बाद गंगा नहाने गए थे और लौटते समय उनको थाना अल्लाहगंज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना जलालाबाद क्षेत्र के ग्राम सीकमपुर की घटना है। इसमें अभियुक्त पप्पू द्वारा अपने दोनों पुत्रों के साथ मिलकर अपने छोटे भाई सोने की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस संबंध में तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि इनकी जो ज़मीन थी, पैतृक ज़मीन, उसको लेकर आपस में भाइयों में अनबन थी। साथ ही मृतक सोने कभी दारू पीकर इनको गाली गलौज कर देता था, इससे ये क्षुब्ध थे। इसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने गत रात्रि में उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। रुक रहेंगे अगली खबर का, जहां एक तरफ ज्ञानवापी मामले को लेकर तमाम बयानबाजी सामने आ रही है, वहीं अब बुंदेलखंड की कथावाचक कंचन द्विवेदी की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर एक भजन भी लॉन्च कर दिया गया है। वहीं कंचन द्विवेदी 11 साल की उम्र से भजन और कथाओं से प्रेरित हैं। कंचन द्विवेदी द्वारा भजन में ज्ञानवापी के साथ साथ नेहा राठौर के यूपी में काबा का जवाब देते हुए कहा गया यूपी में बाबा। लॉन्चिंग के दौरान कथावाचक ने भजन का मुख्य उद्देश्य संस्कृति से दूर हो रहे युवा जनरेशन का रुझान हिंदू धर्म की ओर खींचना बताया है और अध्यात्म के प्रति युवाओं को जागरूक करना बताया है। उस समय अगर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि बोलना अगर नहीं आता तो कहते हैं ना, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। तो मैं जिंदा हूँ और वही कहूँगी जो मुझे दिख रहा है। जिस तरह भी आपने कहा है कि संस्कृत को लेकर, संस्कृत कहीं लिप्त होती चली है और नौजवानों की बात कर रही है कि राम को और जो है शंकर को दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। संस्कृत को कैसे सामने लेकर के आएगी? जो संस्कृत लिप्त हो चुकी है, नौजवानों को लिए कैसे बता पाएंगी? हर स्कूल से तो संस्कृत खत्म होती जा रही है। नहीं, स्कूल से संस्कृत खत्म नहीं हो रही है। बहुत सारे संस्कृत के स्कूल खोले जा रहे हैं, संस्कृत पर जोर दिया जा रहा है। हमारे योगी जी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, वो धार्मिकता पर खूब सारा जोर दे रहे हैं। हमारे सौभाग्य। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शासन के निर्देश पर अलीगढ़ में प्रशासन शत्रु संपत्तियों पर किए गए अवैध कब्जों के विरुद्ध अभियान चला रहा है, जिसके तहत प्रशासन ने जिले में 48.33 हेक्टेयर शत्रु संपत्तियों को चिन्हित किया है, जो जिले की अलग अलग तहसीलों में है। सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां 22 हेक्टेयर कोल तहसील में है। दूसरे नंबर पर खैद
खैर तहसील में 11 हेक्टेयर हैं, गवाना तहसील में 1.9 हेक्टेयर और अतरौली में 1.09 हेक्टेयर। अलीगढ़ के अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि समस्त शत्रु संपत्तियों को जनपद स्तर से तहसील स्तर से कार्रवाई करते हुए चिन्हित कर लिया गया है और अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। आपको बता दी कि प्रशासन की कार्रवाई से ग्रामीणों में भी खुशी है। ये शासन द्वारा ज्ञात हुआ कि हमारे गांव में शत्रु संपत्ति है जो लगभग करीब 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है। बहुत पहले, आज़ादी से पहले ही ये लोग पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान जाने के बाद ये संपत्ति सरकार ने निकाली है। ये सरकार का काम काफ़ी सराहनीय है। शत्रु संपत्तियों के संबंध में जो शासनादेश निर्गत हैं उसके क्रम में जनपद स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। नंबर 1 चिन्हीकरण की और नंबर 2 है उसमें अवैध अतिक्रमण है तो उसको हटाने की। पूरे जनपद में लगभग 48.33 हेक्टेयर शत्रु संपत्तियां हैं जो विभिन्न तहसीलों में स्थित हैं। जनपद में 5 तहसीलें हैं जिसमें इगलास में कोई भी शत्रु संपत्ति नहीं है। सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां हमारी सदर तहसील जो कि कोल के नाम से जानी जाती है उसमें है 22 हेक्टेयर। सेकंड नंबर पे खैर तहसील में है वो 11 हेक्टेयर है। गवाना तहसील में है 1.90 हेक्टेयर और अतरौली में है 1.09 हेक्टेयर। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।